नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज जो आगामी एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी, इसलिए ये हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज शुरू की है। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंदर यदि आपको जीके के किसी भी पर्सन में डाउट लगता है या आपको किसी भी प्रकार का और अन्य किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी मुसीबत है, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है। कमेंट करें, हम सभी कमेंटों के आंसर अवश्य देते हैं, कमेंट सभी पढ़ते हैं, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, सब कुछ रुक जाए लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। सफलता के लिए पता नहीं कितने दिन रात, बहुत ज़्यादा दिन रात पढ़ना पड़ता है, पता नहीं कितनी रातें काली करनी पड़ती है, उसके बाद में सफलता मिल पाती है। तो मेरे भैया, सफलता को आसान नॉर्मल ना समझे, सफलता बहुत बड़ी चुनौती होती है। और यदि आप पढ़ते हैं ना तो सफलता कुछ भी नहीं है। तो ये तो हमारा एक वाक्य है, वो फिर से एक बार बता देते हैं। यदि आप पढ़ते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो सफलता के कदम आपको चूमने पड़ेंगे। ध्यान रखना, यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो सफलता के कदम आपको चूमने पड़ेंगे। तो देखें, ये सब बातें हैं, ये बातें आपको समझ में आई होगी, और आज से ही आप बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन शुरू कर देंगे। अपना एक टाइम पीरियड बना ले, अपना एक टाइम पीरियड बना ले, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़े, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, सभी बेहतरीन तरीके से पढ़े, अच्छे स्टूडेंट हैं, लगातार जुड़े रहे हमारे साथ में। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है, रेपो दर कौन निर्धारित करता है। ये क्या पूछ रहा है, भारत के अंदर जो रेपो रेट है, रेपो रेट ये कौन निर्धारित करता है। तो आपने याद रखना आरबीआई। भारत के अंदर जो रेपो रेट है ये निर्धारित करता है आरबीआई, तो याद रखना है रेपो रेट। अब आपके माइंड में, आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, रेपो रेट क्या होती है। यदि आरबीआई किसी भी बैंक को उधार देता है, ऋण उधार देता है, उसी को रेपो रेट के नाम से जानते हैं। जैसे आरबीआई है, और आरबीआई यदि कोई बैंक थोड़ा सा कर्जे में चल रहा है या कोई बैंक डूबने के कगार पर है, तो वो आरबीआई से ऋण लेगा, आरबीआई से उधारी लेगा, तो उसी को किस नाम से जानते हैं, रेपो रेट के नाम से। यदि कोई भी वाणिज्य बैंक है, कोई भी वाणिज्य बैंक जो आरबीआई से उधार लेता है, या आरबीआई यदि वो डूबने के कगार पर है, यदि उसके ऊपर कर्ज ज्यादा है, तो आरबीआई उसको रुपए देता है वाणिज्य बैंक को, उसी को किस नाम से जानते हैं, रेपो रेट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि रेपो रेट निर्धारित कौन करता है, तो आपने याद रखना है रेपो रेट निर्धारित करता आरबीआई। और आरबीआई का गठन कब हुआ था, तो आपने याद रखना है 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर आरबीआई का गठन हुआ था। और इसी के साथ में एक आपने बेहतरीन क्वेश्चन, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही 1937 में भारत से म्यांमार अलग हुआ था। कौन सा देश अलग हुआ था, म्यांमार अलग हुआ था। तो ये याद रखना है। एक बार फिर से देखें, आरबीआई जिसका गठन हुआ 1935 के अंदर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1935 में आरबीआई बना। लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण वगैरह है वो 1949 के अंदर हुआ था, ये आपने याद रखना है। लेकिन इसी के साथ में हम क्वेश्चन बता दें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही 1937 में कौन सा देश भारत से अलग हुआ था, म्यांमार देश अलग हुआ था। कौन सा देश अलग हुआ था, म्यांमार, ये याद रखना आपने। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन देखें। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन संसद का एक हिस्सा है, निम्न में से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है। निम्न में से मतलब ऑप्शन दे रखे हैं 4, और पूछ रहा है कि निम्न में से कौन संसद का हिस्सा है लेकिन संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी वो सदस्य नहीं है। ऑप्शन सुनिएगा, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष। तो आपने याद रखना भारत के राष्ट्रपति। संसद का सदस्य ये नहीं होता है, याद रखिएगा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद का हिस्सा जरूर होता है। संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति, लेकिन संसद के दोनों सदन हैं उनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। कौन, राष्ट्रपति। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, सटीक तरीके से ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था। अब पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा तो आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा, लेकिन आपने तो वीडियो देखते नहीं है पहले वाली पूरी वीडियो, क्योंकि आप तो बादशाह है। पढ़ लीजिए, भला हो जाएगा। ऐसे 1-2 मिनट देखने से वीडियो से कुछ नहीं होगा। पूरे दिन बस ऐसे ही मोबाइल में लगे रहते हैं, पढ़ने वगैरह का कोई नाम नहीं है। पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। उसी सिलेक्शन के लिए हम जितना चाहेंगे उतना पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ने वाला भी होना चाहिए सामने वाला। 1 मिनट 2 मिनट सभी ऐसे देखते हैं वीडियो को। वीडियो को एंड तक देख लें, या आपको सब कुछ आता है? सब कुछ आता तो अब तक सिलेक्शन हो चुका होता। HSSC के अंदर काफी वैकेंसी आ चुकी है, केंद्र सरकार की दुनिया भर की वैकेंसी आ चुकी है, और अब की बार आएगी वैकेंसी। और अब की बार ये दिल्ली पुलिस और रेलवे की परीक्षाएं हाथ से निकल जाती है ना, तो आपको पता लग जाएगा कैसे सिलेक्शन होता है। दिल्ली पुलिस में अपने आप को बात से मत समझना, 2-4 क्वेश्चन आ गए तो पूरा उत्तर भारत लड़ेगा दिल्ली पुलिस के लिए। वैकेंसी 5000 के समथिंग है। देख लेना 5000 में कहां स्टैंड करते हैं आप, और उसमें अपनी कैटेगरी देख लेना, और उस कैटेगरी के आप उस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट होंगे और आप कितने पढ़ रहे हैं। ऐसे कहने से और सुनने से सिलेक्शन नहीं होता है। 1-2 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन वाले दिन रात पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है? यह पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अंदर ऐसा आर्टिकल कौन सा है जो संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है। तो आपने याद रखना है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान के अंदर संशोधन करने की शक्ति देता है। यह आपने याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के अंदर संविधान संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 368 देता है। यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राज्य सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को साथ के साथ में नोट कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो आपने याद रखना मेगास्थनीज। कौन हुआ करता था? मेगास्थनीज हुआ करता था। तो ये याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर द्वारा कौन भेजा गया था? मेगास्थनीज भेजा गया था। और ये किसके शासनकाल की घटना है? तो आपने याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की घटना है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसके गुरु का नाम क्या हुआ करता था? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये याद रखना आपने। चंद्रगुप्त मौर्य एक कोई खेल भी खेल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को वहां से खरीदा गया था, और उस खेल का नाम था राजकिलम खेल खेल रहा था, और उसके बाद में चाणक्य ने खरीदा था। चाणक्य ने उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छे तरीके से संवारा था, और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के जो राजा हुआ करते थे, पश्चिम एशिया का जो राज्य हुआ करता था, उसके राजा सेल्यूकस निकेटर ने कौन से अपने व्यक्ति को भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कि इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है। इसी के साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की घटनाएं कौन सी पुस्तक के अंदर मिलती है? तो आपने याद रखना है इंडिका पुस्तक के अंदर। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने साल रहा था? तो आपने याद रखना है 4 साल रहा था। लगभग ये रहा था 302 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा, लगभग 4 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, उसके बाद में तुरंत आंसर बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो आपने याद रखना मेगास्थनीज, और उनकी पुस्तक जिसका नाम क्या है? इंडिका, जिसकी पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? यह पूछ रहा है कि किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने
ऐसा कौन सा इसमें से, 4 ऑप्शन बताएंगे हम आपको, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी था जो ब्रिटिश सरकार के अंदर अपनी सेवा देता था, उसके बाद में वो रिटायर्ड हो गया, और रिटायर्ड होने के बाद में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो केन एस्टोन गलत है, एलन बरकरार गलत है, और बेन कोरलिन गलत है, और उसके बाद में नाम आता है एयो हयूम का। तो आपने याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अंदर जो मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्ति था, जो ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी हुआ करता था, वो कौन था? एओ हयूम, जिसका पूरा नाम क्या है? तो आपने याद रखना है एलन ओक्टेवियन हयूम। एलन ओक्टेवियन हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी? तो आपने याद रखना 28 दिसंबर 1885 के अंदर मुंबई के अंदर हुई थी। पहला अधिवेशन भी कहां पर हुआ था कांग्रेस का? तो मुंबई के अंदर ही पहला अधिवेशन हुआ था। इसी के साथ में आपने बेहतरीन तरीके से, सटीक तरीके से ये याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। संस्थापक कौन थे? एयो हयूम। लेकिन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपने याद रखना WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका पूरा नाम है, पूरा नाम भी पूछ लेता है। एलन ओक्टेवियन हयूम का भी पूरा नाम पूछ लेता है। तो ये दोनों क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जिंदगी भर के लिए याद रखिएगा। एयो हयूम जो कांग्रेस के मुख्य संस्थापक माने जाते हैं, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, 28 दिसंबर को ही हुआ, और उसके अध्यक्ष कौन बने? WC बनर्जी। लेकिन ऐसा ही एक नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। भारत के अंदर पहले IAS बने थे। भारत के पहले IAS बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन उन्होंने पद को ठुकरा दिया था और कहा था कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है। तो उसी कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। और एक है व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 के अंदर कहां पर हुई थी? गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। एलन ओक्टेवियन हयूम ये ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी हुआ करते थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। लेकिन इसी के साथ में हम आपसे ये क्वेश्चन बता दें कि जो एलन ओक्टेवियन हयूम है, ये रिटायर्ड होने के बाद में शिमला के अंदर रहने लगे थे। शिमला के लोगों के प्रति इसका गहरा लगाव था। शिमला के जो लोग थे, जैसे सुबह घूमने गए और दिन में घूमने निकल गए, भाई इतने बड़े अधिकारी हुआ करते थे, IAS अधिकारी थे, इतने बड़े अधिकारी थे, लोगों का आना जाना इनके पास में रहता था। काफी भीड़ को ये संबोधित भी करते थे, जनसभाओं को संबोधित करते थे। उन जनसभाओं के अंदर ये लोगों को ब्रिटिश सरकार की नीतियों को बताते थे। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि शिमला के लोग एओ हयूम को चाहने लगे थे, एओ हयूम के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी थी। कहां पर? शिमला वगैरह के अंदर। रिटायरमेंट होने के बाद में आपने याद रखना है, एओ हयूम जो है वो शिमला के अंदर रहने लगे थे। और इस व्यक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? एओ हयूम को। क्वेश्चन याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। याद रखना, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? एओ हयूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। बहुत लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब तरीके से ही हमने बताया है, कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में, ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अब क्वेश्चन आया धमाकेदार। जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 के अंदर, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन के सभी पॉइंट हम क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो नहीं हुआ करते थे 1907 के अंदर। देखिए एक बार बता दे, लॉर्ड मिंटो का पॉइंट बता दे। 1907 के अंदर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमदल और गरमदल में बटा था 1907 के अंदर। और उस अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो आपने याद रखना सूरत के अंदर। और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? रास बिहारी बोस उस अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बटी थी 1907 के अंदर, सूरत अधिवेशन में, और उस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष हुआ करते थे। लेकिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो। ये आपने याद रखना। लॉर्ड मिंटो का एक पॉइंट क्लियर है आपसे, तो एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है लॉर्ड कैनिंग।
1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना, भारत के प्रथम वायसराय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कैनिंग। और इसी के साथ में आपने याद रखना है, 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए यहां पर आपको। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय भी कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी हुआ करते थे। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न आपने सटीक तरीके से याद रखना है, बहुत लाजवाब तरीके से पढ़े। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट ऑप्शन देखें। उसके बाद में है लॉर्ड डफरिन। तो आपने याद रखना है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 के अंदर, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस व्यक्ति का नाम क्या था? लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। सभी पॉइंट क्लियर है? सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। सभी पॉइंट बैक टू बैक क्लियर होने चाहिए, किसी प्रकार का दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए है, या किसी प्रकार का दिक्कत है आपको, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हम पूरे दावे के साथ में कहते हैं, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। और यदि आप ये प्रश्न लिखते हैं तो ये आपको एग्जाम में काफी हद तक सफलता प्राप्त करवाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? आप जानते होंगे महात्मा गांधी को। देखिए, महात्मा गांधी है, ये पूछ रहा है कि किस वर्ष है जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी के यदि पॉइंट की बात करें तो महात्मा गांधी से संबंधित 2 अक्टूबर 1869 के अंदर इनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। और ये 1869 वही साल है जब सवेज नहर बनी थी। याद रखिएगा, सवेज नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर जिसका नाम है सवेज नहर। याद रखिएगा, सबसे बड़ी नहर है सवेज नहर, जिसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1869 में। और महात्मा गांधी का जन्म भी 1869 के अंदर ही हुआ था। लेकिन इसी के साथ में प्यारे भैया, आपने ये याद रखना है कि सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 के अंदर सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में। और सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण कौन से देश ने किया था? तो आपने याद रखना, मिस्र देश ने किया था। और नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान कौन से देश को कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, मिस्र देश को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। एक बार फिर से रिपीट कर देते, 1-2 सेकंड में कुछ फर्क नहीं पड़ता। महात्मा गांधी जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ये जानते होंगे। लेकिन ये पूछा भी नहीं जाता, अब नहीं पूछा जाता। अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके के, सटीक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये पुराने प्रश्न नहीं पूछे जाते, ज्यादा पुराने, ये तो बहुत ज्यादा पुराने हैं। ये प्रश्न सभी को आते हैं, और जो एग्जाम में सभी को आते हैं वो प्रश्न कभी भी नहीं पूछे जाते, ये ध्यान रखना। उसके बाद में सवेज नहर बनी थी 1869 के अंदर ही। सवेज नहर जिसका राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र देश ने किया था। और मिस्र देश का एक क्वेश्चन साथ के साथ में याद रखिएगा, नील नदी का वरदान कौन से देश को कहते हैं? तो आपने याद रखना है, मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? एसएससी वाला, रेलवे वाला आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो महात्मा गांधी है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? 1893 के अंदर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। इसी के साथ में प्यारे भैया आपने ये याद रखना है, एक 1893 के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ, 1893 के अंदर हुआ। उस विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की तरफ से किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। याद रखिएगा, विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की तरफ से किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद जिनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत भी की थी। आधुनिक भारत का ऋषि के नाम से जानते हैं। आधुनिक भारत का ऋषि किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत कब की थी? 1896-97 के अंदर। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई 1896 में। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, उस रेखा भी कब खींची गई थी? 1896 के अंदर। और नोबेल पुरस्कार जिस व्यक्ति की याद में दिया जाता है जिसका नाम है अल्फ्रेड नोबल, उसकी डेथ भी 1896 में हुई थी। और पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी 1896 के अंदर गाया गया था। वंदे मातरम जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं मां।
वंदे मातरम कौन सी पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा था? 1882 के अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत सटीक तरीके से आपने याद रखना है। तो प्यारे भैया, महात्मा गांधी 1893 के अंदर अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे और 1893 से लगभग 1915 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के अंदर रहे थे। लगभग 1915 तक वो एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कहां पर रहे? दक्षिण अफ्रीका के अंदर रहे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भैया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 के अंदर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी की घटना है जब महात्मा गांधी 1915 की साल थी जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा। इसी के साथ में देखिए कितने क्वेश्चन निकल कर आए महात्मा गांधी, जिसका ये सभी पॉइंट आप याद नोट कर लीजिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे? तो आप बताएंगे 9 जनवरी 1915 में। और 9 जनवरी को इसी कारण क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न है, धम्म की शिक्षा देने के लिए, धम्म किसकी? एक बार देखें। धम्म की शिक्षा देने के लिए, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पद अधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पद अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो आपने याद रखना है धम्म महामत के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। जैन और बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता मिली थी? ये क्वेश्चन वन लाइनर है। जैन और बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता मिली थी? मतलब कितने आश्रम बनाने थे, कितने आश्रमों को मान्यता मिली थी? तो आपने याद रखना है जैन और बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रमों को मान्यता मिली थी। कितने आश्रमों को? 4 आश्रमों को। उसके बाद में ये पूछ रहा है भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से कितने डिग्री अक्षांशों के बीच उत्तर दिशा में फैली है? देखिए एक बार छोटा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद में मैप के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यदि दिक्कत आएगा तो हम यहाँ पर बैठे हैं, आप हमारे से संवाद कर सकते हैं। यदि जो प्रश्न हम करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया जो प्रश्न, तो आप कमेंट करके उसका आंसर फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होती है कि जो भी कमेंट किए हैं किसी स्टूडेंट ने, उसका रिप्लाई करना। देखें, मान लेते कि अपने पास में एक ऐसा छोटा सा एक भारत है, इस प्रकार से मान लेते हैं। इस प्रकार से मान लेते हैं कि अपने पास में छोटा सा भारत है, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि भारत है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितने डिग्री तक स्थित है? तो आपने ये याद रखना है भारत 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। यही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार यदि आपसे पूछता है तो अक्षांशीय विस्तार आप बता देना कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। तो ये अक्षांशीय गलत लिखा है, तो भाई ये याद रखिएगा। अक्षांशीय इस प्रकार से आएगा। अक्षांशीय विस्तार यदि आपसे पूछता है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कोई बात नहीं है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में भारत स्थित है, याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछे कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देशांतरीय जो विस्तार है वो कितना है, तो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत का देशांतरीय विस्तार स्थित है। भारत कौन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत कौन कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ में थल सीमा साझा करता है? ये देखिए, ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। ये कौन सी है? पूर्व। और ये दिशा की बात करें तो ये उत्तर। और ये कौन सी है? दक्षिण।
ये पूछ रहा कि उत्तर पश्चिम जो है, उत्तर पश्चिम, इसके अंदर उत्तर पश्चिम जो दिशा है इसके अंदर भारत कौन से दो देशों के साथ में सीमा साझा करता है? तो आपने याद रखना है पाकिस्तान और कौन सा देश आएगा? अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिम में भारत कौन से दो देशों के साथ में सीमा साझा करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। कौन सा? भारत। तो इसी के साथ में सटीक तरीके से आपने लाजवाब तरीके से याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? डूरन रेखा है। डूरन रेखा जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था, और रेड क्लिफ रेखा जिसका निर्धारण सर जॉन रेडक्लिफ या सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 के अंदर जिसका निर्धारण किया गया था। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। थालघाट, भोरघाट और पालघाट दर्रे कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो देखें, आपसे ये एग्जामिनर पूछ रहा है कि एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, एक पड़ता है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा पड़ता है, और एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है भोरघाट दर्रा। 3 दर्रे पड़ते हैं, बहुत लाजवाब तरीके के प्रश्न है। थालघाट, पालघाट और भोरघाट दर्रा। थालघाट और भोरघाट जो दर्रा है वो एक राज्य के अंदर पड़ते हैं और पालघाट के पड़ता है अलग राज्य के अंदर। तो देखिए हमारे पास में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला फैली है जो गुजरात में नर्मदा नदी से लेकर और तमिलनाडु तक फैली है। इस पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, याद रखिएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, जिसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 900 मीटर के समथिंग जिसकी एवरेज हाइट है। तो आपने ये याद रखना, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जिसे 2 भागों के अंदर बांटा गया है। जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है 2 भागों के अंदर कौन सा चैनल बांटता है? 16 डिग्री चैनल। कौन से स्टेट के अंदर बांटता है? गोवा के अंदर ये बांटता है। गोवा जिसकी राजधानी क्या है? पणजी। गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र कब हुआ? 1961 में। और भारत का अकॉर्डिंग टू एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। यदि आपने ये सभी चीजें देखनी है तो हमारी ज्योग्राफी सीरीज के अंदर जाइए, और ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक विशेष वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को देखिएगा, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पड़ती है जो गुजरात से नर्मदा नदी से शुरुआत होकर तमिलनाडु तक फैली है। इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर पड़ता है थालघाट दर्रा महाराष्ट्र के अंदर, भोरघाट दर्रा भी महाराष्ट्र के अंदर, और पालघाट दर्रा कहां पर पड़ता है? केरल के अंदर। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, एसएससी वाला और रेलवे वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि थालघाट, भोरघाट और पालघाट दर्रा कौन सी पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो आप याद रखिएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला या पश्चिमी घाट पहाड़ियों के मध्य स्थित है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य कथन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य कथन नहीं है? तो एक बार सुनिए आप, उनमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है। बिल्कुल सटीक है, हिमालय के से जो नदियां निकलती है उनमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है। दूसरा क्या है? ये केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती है। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ये केवल वर्षा से पानी प्राप्त नहीं करती, ग्लेशियर पिघलते हैं। तो याद रखिएगा ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में ये बर्फ, वर्षा तथा पिघलते बर्फ से या ग्लेशियर से पानी प्राप्त करती है, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद में उनमें से ज्यादातर बारहमासी है, ये भी सटीक है। जो हिमालय से नदियां निकलती है लगभग उनमें से जो सभी नदियां हैं वो कैसी नदियां हैं? तो आप याद रखिएगा बारहमासी नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? बारहमासी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तमिलनाडु के तट पर, ये जो तमिलनाडु का तट है, इस तट के ऊपर सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून के कारण होती है? तो ये क्वेश्चन एसएससी वाला, रेलवे वाला आपसे पूछ रहा है। तमिलनाडु का जो तट है विशेष रूप से कोरोमंडल तट, जिसके ऊपर वर्षा होती है शीत ऋतु में, सर्दियों के ऋतु के अंदर होती है। और उस ऋतु के अंदर वर्षा होती है वो कौन सा मानसून करता है? तो लौटता हुआ मानसून। लेकिन लौटता हुआ मानसून जिसकी दिशा क्या होती है? तो आपने याद रखना है उत्तर पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व दिशा से कौन सी दिशा में जाता है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन आपसे ये भी कर सकता है एसएससी वाला कि लौटते हुए मानसून की दिशा कौन सी दिशा से कौन सी दिशा होती है? तो आप याद रखिएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। और लौटता हुआ मानसून सबसे ज्यादा वर्षा करता है जाड़े के दिनों में, सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में। कहां पर? तमिलनाडु के तट पर, और विशेष रूप से कोरोमंडल तट के ऊपर सबसे ज्यादा, या रॉयल सीमा तट के ऊपर सबसे ज्यादा वर्षा करता है। और बात करें कब से कब तक करता है, तो याद रखिएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अक्टूबर के अंदर ही यहां पर बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछेगा एसएससी वाला, क्योंकि एसएससी वाला घुमाने की सोचेगा। भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर
का टैग यूनेस्को के द्वारा किसे दिया गया है? मतलब यूनेस्को जो है, जो विश्व धरोहर सूची जारी करता है, उसने भारत के कौन से शहर को सबसे पहले विश्व धरोहर सूची का टैग दिया था? तो आपने याद रखना अहमदाबाद। भारत का प्रथम जो विश्व धरोहर सूची के अंदर जो टैग दिया गया था, कौन से शहर को दिया गया था? तो आपने ये याद रखना है, कौन से शहर को? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। अहमदाबाद कौन सी नदी के ऊपर है? तो साबरमती नदी। और उसी अहमदाबाद के पास में पड़ता है एक आश्रम जिसका नाम है साबरमती आश्रम, जिसकी नींव जो साबरमती आश्रम बना था वो 1916 में बना था और जिसकी नींव महात्मा गांधी ने रखी थी। तो ये प्रश्न सभी सटीक तरीके से आपको याद होने चाहिए। तो याद रखना है, भारत का प्रथम जो शहर है जिसे विश्व धरोहर सूची का टैग मिला, जो यूनेस्को ने दिया था, वो विश्व धरोहर सूची का टैग दिया था यूनेस्को ने, वो घटना कौन से शहर के ऊपर सही बैठती है या कौन से शहर को मिला था? तो आपने याद रखना है अहमदाबाद को मिला था। और आज का लास्ट प्रश्न है, चीन ने अपना प्रथम साइबर न्यायालय लोकार्पित किया है। चीन ने अपना प्रथम साइबर न्यायालय लोकार्पित किया है कहां पर? बीजिंग में, संघाई में, शेंजेन में या हांगजो में? तो याद रखिएगा, चीन ने जो अपना पहला साइबर न्यायालय स्थापित किया था वो कहां पर किया था? हांगजो के अंदर। कहां पर स्थापित किया था? हांगजो के अंदर साइबर न्यायालय लोकार्पित किया था, जो चीन का एक शहर है। तो आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अच्छे तरीके से हमने पढ़े हैं, सभी प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर करे हैं और साथ के साथ में बिल्कुल सटीक तरीके से सभी प्रश्न क्लियर करवाते हुए चल रहे हैं। आशा करता हूं कि सभी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। और यदि फिर भी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हम उसका सॉल्यूशन देने की सोचेंगे। हाँ, ये बता देते हैं कि हम सभी कमेंटों का रिप्लाई अवश्य करते हैं, सभी कमेंट जरूर पढ़ते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ में बने रहिए, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।